तुगलकनामा एक ऐतिहासिक मसनबी है जिसे अमीर खुसरो ने तुगलक वंश के संस्थापक गियाथ-उद-दीन तुगलक के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने और खुसरो खां की पराजय से लेकर उसके सिंहासन पर बैठने तक की घटनाओं का वर्णन करने के लिए लिखा था। इस रचना में तुगलक की विजय और राज्याभिषेक का वर्णन है। तुगलक राजवंश। देखिए, तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था जिसने 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गियासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की और सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसने 1412 ईस्वी तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गियासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहर का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। इसमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, लेकिन तुगलक 1412 ईस्वी तक शासन करते रहे। देखिए, 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। पहला गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों योग्य शासकों के बाद कोई और शासक ना रह सके। इसके बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। इनके अलावा कुछ शासक और हुए, जैसे नसरत शाह तुगलक और महमूद तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। सत्ता संभालने के बाद गाजी मलिक ने अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रख लिया। इस प्रकार तुगलक वंश की शुरुआत हुई और इसका नामकरण हुआ। उसने खिलजी वंश के उन सभी मलिकों, अमीरों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने उनकी सेवा की थी और उसे सत्ता में आने में मदद की थी। उनके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, उन्होंने मुसलमानों पर खिलजी वंश के दौरान प्रचलित कर की दरों को कम कर दिया, लेकिन हिंदुओं पर कर बढ़ा दिया ताकि वे धन के लालच में अंधे ना हो जाएं या विद्रोही ना हो जाएं। उन्होंने दिल्ली से 6 किलोमीटर पूर्व में एक शहर बनवाया जिसमें एक किला मंगोल हमलों के खिलाफ अधिक रक्षात्मक माना जाता था और इसे तुगलकाबाद कहा जाता था। 1321 में उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे जौना खां को, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया है, अरंगल और तिलंग, अब के तेलंगाना का जो हिस्सा है, के हिंदू राज्यों को लूटने के लिए देवगिरी भेजा। उनका पहला प्रयास असफल रहा। 4 महीने बाद गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे के लिए बड़ी सेना भेजी और उसे अरंगल और तिलंग को फिर से लूटने का प्रयास करने के लिए कहा। इस बार जौना खां सफल हुआ। अरंगल गिर गया, उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया और लूटी गई सारी संपत्ति, राज्य का खजाना और बंदियों को कब्जे वाले राज्य से दिल्ली सल्तनत में स्थानांतरित कर दिया गया। लखनौती मतलब बंगाल। लखनौती में मुसलमान अभिजात वर्ग ने गियासुद्दीन तुगलक को अपने तख्ता पलट का विस्तार करने और शमसुद्दीन फिरोज शाह पर हमला करके बंगाल में पूर्व की ओर विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया, जो उसने 1324 से 1325 ईस्वी में किया था। दिल्ली को अपने बेटे उलूग खान के नियंत्रण में रखने के बाद और फिर अपनी सेना को लखनौती की ओर ले गया। गियासुद्दीन तुगलक इस अभियान में असफल हुआ। जब वह और उसका पसंदीदा बेटा महमूद खान लखनौती से दिल्ली लौट रहे थे तो जौना खान ने बिना नींव के बने और ढहने के इरादे से बने एक लकड़ी के ढांचे के अंदर उसे मारने की योजना बनाई।
जिससे यह एक दुर्घटना के रूप में सामने आया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहा गया है कि सूफी उपदेशक और जौना खां को दूतों के माध्यम से पता चला था कि गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी वापसी पर उन्हें दिल्ली से हटाने का संकल्प लिया था। गियासुद्दीन तुगलक महमूद खां के साथ 1325 ईस्वी में ढहे हुए कुशक के अंदर मर गए, जबकि उनका सबसे बड़ा बेटा देखता रहा। तुगलक दरबार के एक अधिकारी इतिहासकार ने उनकी मृत्यु एक वैकल्पिक क्षणिक विवरण दिया है, जो कि कुशक पर बिजली गिरने से हुई थी। एक अन्य आधिकारिक इतिहासकार उल बदाउनी अब्द अल कादिर इब्न मुल्क साहिब बिजली गिरने या मौसम का कोई उल्लेख नहीं करता है, लेकिन रचनात्मक पतन का कारण हाथियों का दौड़ना बताया है। अल बदाउनी ने इस अफवाह का एक नोट शामिल है कि दुर्घटना पूर्व नियोजित थी। इब्न बतूता, अल सफादी, इसामी और बिसेंट स्मिथ जैसे कई इतिहासकारों के अनुसार गियासुद्दीन की हत्या उसके सबसे बड़े बेटे जौना खां ने 1325 ईस्वी में कर दी थी। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में सत्ता में आया और 26 वर्षों तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का अस्थायी रूप से अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ, जो भौगोलिक पहुंच के मामले में अपने चरम पर था। उसने मालवा, गुजरात, महरत्ता, तेलंगा, कंपिला, धुर समुंदर, मारव, लखनौती, चटगांव, सुनारगांव और तिरहुट पर हमला किया और लूटपाट की। उनके दूर के अभियान महंगे थे, हालांकि गैर मुस्लिम राज्यों पर प्रत्यक्ष छापे और हमले से नई लूटी गई संपत्ति और पकड़े गए लोगों से फिरौती की रकम मिलती थी। विस्तारित साम्राज्य को बनाए रखना मुश्किल था और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विद्रोह नियमित हो गया। उन्होंने कर को उस स्तर तक बढ़ा दिया जहां लोगों ने कर देने से मना कर दिया। भारत की गंगा और यमुना नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को सुल्तान ने गैर मुसलमानों पर भूमि कर की दर कुछ जिलों में 10 गुना और अन्य में 20 गुना बढ़ा दी। कर के साथ साथ धिम्मियों, मतलब जो गैर मुसलमान धिम्मियों को अपनी कटी हुई फसल का आधा या अधिक हिस्सा देकर फसल कर का भुगतान करना पड़ता था। इन अत्यधिक उच्च फसल और भूमि कर के कारण पूरे गांव के हिंदू किसानों को खेती छोड़कर जंगल में भाग जाना पड़ा। उन्होंने कुछ भी उगाने या काम करने से इनकार कर दिया। कई लोग लुटेरे कबीले तक बन गए। इसके बाद अकाल पड़ा। सुल्तान ने गिरफ्तारी, यातना और सामूहिक सजाओं को बढ़ाकर कड़वाहट के साथ जवाब दिया। लोगों को ऐसे मारा जैसे वह खरपतवार काट रहे हों। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल गैर मुसलमानों के साथ बल्कि मुसलमानों के कुछ संप्रदायों के साथ भी क्रूर व कठोर था। उसने नियमित रूप से सैयद, शिया, सूफियों, कलंदरों और अन्य मुसलमान अधिकारियों को मार डाला। उनके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने कहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं था या फिर एक भी सप्ताह ऐसा नहीं था जब बहुत अधिक मुसलमानों का खून न बहा हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की दूसरी प्रशासनिक राजधानी के रूप में वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद में देवगिरी शहर को चुना। उसने अपने शाही परिवार, रईसों, सैयदों, शेखों और उलेमाओं सहित दिल्ली की मुस्लिम आबादी को दौलताबाद में बसाने के लिए जबरन प्रवास का आदेश दिया। पूरे मुस्लिम अभिजात वर्ग को दौलताबाद में स्थानांतरित करने का उद्देश्य उन्हें विश्व विजय के अपने मिशन में शामिल करना था। उसने प्रचारकों के रूप में उनकी भूमिका देखी, जो इस्लामिक धार्मिक प्रतीकवाद को साम्राज्य की शब्दावली के अनुरूप ढालेंगे और यह कि सूफी अनुनय विनय करके दक्कन के कई निवासियों को मुस्लिम बना सकते हैं। तुगलक ने उन अमीरों को क्रूरतापूर्वक दंडित किया जो दौलताबाद जाने के इच्छुक नहीं थे। उनके आदेशों का पालन न करना विद्रोह के बराबर था।
फरिश्ता के अनुसार जब मंगोल पंजाब पहुंचे तो सुल्तान ने कुलीन वर्ग को वापस दिल्ली लौटा दिया। हालांकि दौलताबाद एक प्रशासनिक केंद्र बना रहा। दौलताबाद में अभिजात वर्ग के स्थानांतरण का एक परिणाम कुलीन वर्ग की सुल्तान के प्रति नफरत थी, जो लंबे समय तक उनके मन में बनी रही। दूसरा परिणाम यह हुआ कि वह एक स्थिर मुस्लिम अभिजात वर्ग में कामयाब रहे और इसके परिणाम स्वरूप दौलताबाद की मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई, जो दिल्ली नहीं लौटे। जिसके बिना विजयनगर को चुनौती देने के लिए बहमनिद साम्राज्य का उदय संभव नहीं होता। ये उत्तर भारतीय मुसलमानों के उर्दू भाषी लोगों का एक समुदाय था। दक्कन क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के साइसी अभियानों में हिंदू और जैन मंदिरों, उदाहरण के लिए स्वयंभू शिव मंदिर और हजार स्तंभ मंदिर के विनाश और अपवित्रता के अभियान भी शामिल थे। इब्न बतूता ने अपने संस्मरण में उल्लेखित किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना, न्यायाधीशों, जिसे कादी कहा जाता था, अदालत के सलाहकारों, वजीरों, राज्यपालों, जिला अधिकारी और अन्य लोगों को हिंदू गांवों पर बलपूर्वक कर वसूलने, एक हिस्सा रखने और रखने का अधिकार देकर अपनी सेवा में भुगतान किया। बाकी को अपने खजाने में स्थानांतरित किया। जो लोग कर चुकाने में विफल रहे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डाला गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मार्च 1351 में मृत्यु हो गई, जब वह सिंध, इस समय जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है, और गुजरात, अब भारत में, जब वह सिंध और गुजरात में विद्रोह और कर देने से मना करने वाले लोगों का पीछा करने और उन्हें दंडित करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यवहार और उनके पीछे के कार्यों की प्रेरणा को निर्धारित करने का प्रयास किया है। कुछ राज्य तुगलक ने सीरिया के इब्न तौमियाह के प्रभाव में रूढ़िवादी इस्लामिक पालन और अभ्यास को लागू करने अल मुजाहिद हाई सबीलिल्लाह, मतलब भगवान के पद के लिए योद्धा के रूप में दक्षिण एशिया में जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय दिल्ली सल्तनत का भौगोलिक नियंत्रण नर्मदा नदी के उत्तर तक सिकुड़ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके एक सहयोगी रिश्तेदार महमूद इब्न मोहम्मद ने 1 महीने से भी कम समय तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के 45 वर्षीय भतीजे फिरोज शाह तुगलक ने उसकी जगह ली और गद्दी संभाली। उनका शासन 37 वर्षों तक चला। उनके पिता सिपाह रजवल नैला नामक एक हिंदू राजकुमारी पर मोहित हो गए थे। उसने शुरू में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उनके पिता ने शादी के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और सिपाह रजब ने तब एक सेना भेजी जिससे 1 साल के अग्रिम कर की मांग की गई और उनके परिवार और अबोहर के लोगों की सारी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। राजा अकाल से पीड़ित था और फिरौती की मांग पूरी नहीं कर सका। राजकुमारी को अपने परिवार और लोगों के खिलाफ फिरौती की मांग के बारे में जानने के बाद अगर सेना उनके लोगों को दुख देना बंद कर देगी तो उसने खुद को बलिदान देने की पेशकश की। सिपाह रज्जब और सुल्तान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सिपाह रज्जब और नैला शादीशुदा थे और फिरोज शाह उनका पहला बेटा था। दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की शुरुआती 6 वर्षों तक सेवा की, और इन्होंने कहा कि जो लोग मोहम्मद की सेवा में थे उन्हें फिरोज शाह ने बर्खास्त कर दिया और मार डाला। अपनी दूसरी पुस्तक में बर्नी ने लिखा है कि दिल्ली पर इस्लाम का शासन आने के बाद से फिरोज शाह सबसे नरम शासक था।
मुस्लिम सैनिक पिछले शासकों की तरह लगातार युद्ध में जाने के बिना उन हिंदू गांवों से एकत्रित किए गए करों का आनंद लेते थे जिन पर उनका अधिकार था। अफीफ जैसे अन्य दरबारी इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक पर कई साजिशों और हत्या के प्रयासों को दर्ज किया है, जैसा कि उसने पहले चचेरे भाई और मोहम्मद बिन तुगलक की बेटी द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में 11 महीने तक बंगाल के साथ युद्ध करके पुरानी राज्य सीमा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि बंगाल का पतन नहीं हुआ और वह दिल्ली सल्तनत से बाहर रहा। फिरोज शाह तुगलक सैन्य रूप से कुछ हद तक कमजोर था, जिसका मुख्य कारण सेना में अयोग्य नेतृत्व था। एक शिक्षक सुल्तान फिरोज शाह ने एक संस्मरण छोड़ा। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे अंग भंग करना, आंख फोड़ना, लोगों को जीवित देखना, सजा के रूप में लोगों की हड्डियों को कुचलना, गले में पिघला हुआ शीशा डालना, लोगों को आग लगाना, कीले ठोकना जैसी यातनाएं दी। उन्होंने रफाविज, शिया मुस्लिम और मेहंदी संप्रदायों द्वारा लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया। ना ही उन्होंने उन हिंदुओं को बर्दाश्त किया जिन्होंने अपनी सेनाओं द्वारा उन मंदिरों को नष्ट करने के बाद अपने मंदिरों का पुनः निर्माण करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने लिखा कि सजा के रूप में उन्होंने कई शियाओं, मेहंदी और हिंदुओं को मौत की सजा दी। उनके दरबारी इतिहासकार शम्स ए सिराज अफीफ ने यह भी दर्ज किया कि फिरोज शाह तुगलक ने बेवफाई के लिए मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तित करने के लिए एक हिंदू ब्राह्मण को जला दिया था। अपने संस्मरण में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें हिंदुओं को सुन्नी इस्लाम में परिवर्तित करना शामिल है, जो धर्मांतरण करने के लिए करों और जजिया से छूट की घोषणा करते हैं और नए धर्मांतरितों को उपहार और सम्मान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने करों और जजिया को 3 स्तर पर निर्धारित करते हुए बढ़ा दिया और अपने पूर्ववर्तियों की प्रथा को रोक दिया, जिसमें इतिहासकारों के रूप में सभी ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट दी थी। उन्होंने अपनी सेवाओं में दासों और अमीरों मतलब मुस्लिम कुलीनों की संख्या में काफी विस्तार किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यातना के चरम ऊपी में कमी आई। समाज के चुनिंदा हिस्सों को मिलने वाली सियासतों को खत्म किया गया, लेकिन लक्षित समूह के प्रति असहिष्णुता और उत्पीड़न में वृद्धि हुई। 1376 ईस्वी में उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद फिरोज शाह ने अपने पूरे प्रभुत्व में शरिया का सख्ती से कार्यान्वयन शुरू कर दिया। फिरोज शाह शारीरिक दुर्बलताओं से पीड़ित थे और उनके शासन को उनके दरबारी इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में अधिक दयालु माना था। जब फिरोज शाह सत्ता में आए तो भारत एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था, परिव्यक्त गांव और कस्बों और लगातार अकाल से पीड़ित था। उन्होंने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की, जिसमें यमुना, घग्गर और यमुना सतलज नदियों को जोड़ने वाली सिंचाई नहर, पुल, मदरसे, मस्जिद, इस्लामी इमारतें शामिल हैं। फिरोज शाह तुगलक को इंडो इस्लामिक वास्तुकला को संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें मस्जिदों के पास लेट्स मतलब प्राचीन हिंदू बौद्ध स्तंभ और बौद्ध स्तंभ की स्थापना भी शामिल है। 19वीं शताब्दी तक सिंचाई नहरों का उपयोग जारी रहा। 1988 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश की शक्ति क्षीण हो गई और कोई भी अधिक सक्षम नेता सिंहासन पर नहीं आया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से राज्य में अराजकता और विघटन पैदा हो गया। उनकी मृत्यु से पहले के वर्षों में उनके
वंशजों के बीच आंतरिक संघर्ष पहले ही भड़क चुका था। गृह युद्ध भी देखते हैं। पहला गृह युद्ध 1384 ईस्वी में वृद्ध बूढ़े फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से 4 साल पहले शुरू हुआ, जबकि दूसरा गृह युद्ध फिरोज शाह की मृत्यु के 6 साल बाद हुआ। इस्लामी इतिहासकार सरहिंदी और बेहमद खानी इस काल का विस्तृत विवरण कर चुके हैं। ये गृह युद्ध मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम अभिजात वर्ग के विभिन्न गुटों के बीच थे, जिनमें से प्रत्येक धिम्मियों पर कर लगाने और निवासी किसानों से आय निकालने के लिए संप्रभुता और भूमि की मांग कर रहे थे। 1376 में फिरोज शाह तुगलक के पसंदीदा पोते की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह ने अपने वजीरों की मदद से शरिया को पहले से कहीं अधिक खोजा और उसका पालन किया। वह स्वयं 1384 में बीमार पड़ गया। तब तक 1351 में फिरोज शाह तुगलक को ताम में स्थापित करने वाले मुस्लिम कुलीन वर्ग की मृत्यु हो गई थी और उनके वंशजों को गैर मुस्लिम किसानों से कर निकालने के लिए संपत्ति और अधिकार विरासत में मिले थे। खान जहान द्वितीय दिल्ली का एक वजीर, देखिए फिरोज शाह तुगलक की पसंदीदा जो वजीर खान जहान प्रथम का पुत्र था, वह 1368 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आया और युवा वजीर फिरोज शाह तुगलक के बेटे मोहम्मद शाह के साथ खुली प्रतिद्वंद्विता में था। जैसे जैसे वजीर ने अधिक अमीरों को नियुक्त किया और अनुग्रह प्रदान किया, उसकी शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने सुल्तान को अपने परपोते को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजी किया। तब खान जहान द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक को अपने एकमात्र जीवित पुत्र को बर्खास्त करने के लिए मनाने की कोशिश की। सुल्तान ने अपने बेटे को बर्खास्त करने के बजाय वजीर को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद उत्पन्न संकट के कारण पहले गृह युद्ध हुआ, वजीर की गिरफ्तारी और फांसी हुई। उसके बाद दिल्ली और उसके आसपास विद्रोह और गृह युद्ध हुआ। 1387 में मोहम्मद शाह को भी निष्कासित कर दिया गया। 1388 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। तुगलक खान ने सत्ता संभाली, लेकिन संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। 1389 में अबू बकर शाह ने सत्ता संभाली, लेकिन 1 साल के भीतर ही उसकी भी मृत्यु हो गई। सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन गृह युद्ध जारी रहा 1390 ईस्वी तक। इसके कारण उन सभी मुस्लिम कुलीनों को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई जो खान जहां द्वितीय के साथ जुड़े थे या उनके साथ जुड़े होने का संदेह था। जब गृह युद्ध चल रहा था, तब मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिमालय की तलहटी की हिंदू आबादी ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान के अधिकारियों को जजिया और खराज कर देना बंद कर दिया था। भारत के दक्षिण दोआब क्षेत्र, इस समय जो इटावा है, मतलब भारत के दक्षिण दोआब क्षेत्र के हिंदू 1390 ईस्वी में विद्रोह में शामिल हुए और 1392 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने दिल्ली और दक्षिण दोआब के पास विद्रोह कर रहे हिंदुओं पर हमला कर दिया, जिसमें किसानों को बड़े पैमाने पर मारा गया और इटावा को तहस नहस कर दिया गया। हालांकि तब तक अधिकांश भारत में छोटे मुस्लिम सल्तनतों और हिंदू राज्यों के समूह को परिवर्तित हो चुका था। 1394 में लाहौर क्षेत्र और पश्चिम दक्षिण एशिया, जो इस समय पाकिस्तान है, में हिंदुओं ने फिर से स्वशासन स्थापित कर लिया था। मोहम्मद शाह ने उन पर हमला करने के लिए एक सेना इकट्ठी की, जिसके कमांडर इन चीफ उनके बेटे हुमायूं खां थे। जनवरी 1394 में जब दिल्ली में तैयारी चल रही थी, सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उनके बेटे हुमायूं खान ने सत्ता संभाली, लेकिन 2 महीने के भीतर ही उनकी हत्या कर दी गई। हुमायूं खां के भाई नासिर अल दीन महमूद शाह ने सत्ता संभाली, लेकिन उन्हें मुस्लिम कुलीनों, वजीरों और अमीरों से बहुत कम समर्थन प्राप्त हुआ। सल्तनत ने पहले से ही सिकुड़ी हुई सल्तनत के लगभग सभी पूर्वी और पश्चिमी प्रांतों पर कमान खो दी थी। दिल्ली के भीतर अक्टूबर 1394 ईस्वी तक मुस्लिम कुलीनों के गुट बन गए, जिससे दूसरा गृह युद्ध शुरू हो गया। टार्टन खां ने 1394 के अंत में
फिरोजाबाद में दूसरे सुल्तान नासिर अल दीन नुसरत शाही को स्थापित किया, जो सत्ता की पहली सुल्तान सीट से कुछ किलोमीटर दूर था। दोनों सुल्तानों ने दक्षिण एशिया के सही शासक होने का दावा किया। प्रत्येक के पास एक छोटी सेना थी, उसका नियंत्रण था, और मुस्लिम कुलीन वर्गों का एक समूह था। हर महीने लड़ाइयां होती रहीं। अमीरों द्वारा दोगलापन और पाला बदलना अब आम बात हो गई, और दोनों सुल्तान गुटों के बीच गृहयुद्ध 1398 तक जारी रहा, जब तक कि तैमूर ने आक्रमण नहीं कर दिया। राजवंश के लिए सबसे निचला बिंदु 1398 में आया, जब तुर्क मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने सल्तनत की 4 सेनाओं को हराया। आक्रमण के दौरान सुल्तान महमूद खान दिल्ली में प्रवेश करते ही तैमूरलंग से पहले भाग गया। 8 दिनों तक दिल्ली को लूटा गया, इसकी आबादी का नरसंहार किया गया और 1 लाख से अधिक कैदी भी मारे गए। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना तैमूर की सबसे बड़ी जीत में से एक थी, क्योंकि उस समय दिल्ली दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक थी। दिल्ली के तैमूर की सेना के हाथों में पड़ने के बाद इसके नागरिकों द्वारा तुर्क मंगोलों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इससे शहर की दीवारों के भीतर जवाबी कार्रवाई में खूनी नरसंहार हुआ। दिल्ली के भीतर नागरिकों के 3 दिनों के विद्रोह के बाद यह कहा गया कि शहर में अपने नागरिकों के छत बिछत शवों से दुर्गंध आ रही है, जिनके सिर संरचनाओं की तरह खड़े हो गए थे, और शवों को तैमूर के सैनिकों द्वारा पक्षियों के भोजन के रूप में छोड़ दिया गया था। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण और विनाश ने अराजकता जारी रखी, जो अभी भी भारत को खा रही थी, और शहर लगभग 1 सदी तक एक बड़े नुकसान से उभर नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि अपने प्रस्थान से पहले तैमूर ने उत्तराधिकारी सैयद वंश के भावी संस्थापक खिज्र खां को दिल्ली में अपना वायसराय नियुक्त किया था। शुरुआत में खिज्र खां केवल मुल्तान, दीपालपुर और सिंध के कुछ हिस्सों पर ही अपना नियंत्रण स्थापित कर सका। जल्द ही उन्होंने तुगलक वंश के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया और 6 जून 1414 में विजयी होकर दिल्ली में एंट्री मार दी। देखिए, तुगलक वंश का पतन देखते हैं। शासन बहुत लंबा रहा, इसका पतन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्कन, बंगाल, सिंध, मुल्तान प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य को और कमजोर कर दिया और कई क्षेत्रीय प्रमुखों को स्वतंत्र होने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात, मालवा और जौनपुर की सल्तनत का गठन हुआ। राजपूत राज्यों ने अजमेर के गवर्नर को भी निष्कासित कर दिया और राजपूताना पर नियंत्रण का दावा किया। तुगलक शक्ति तब तक गिरती रही जब तक कि अंततः उन्हें मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिज्र खां ने उखाड़ नहीं फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत के नए शासक के रूप में सैयद राजवंश का उदय हुआ। तो ये था तुगलक वंश का कार्यकाल। धन्यवाद।